क्या यूएसएड के जरिए अमेरिका भारत में दखल देना चाहता था? क्या नोटबंदी भी अमेरिका और यूएसएड की प्लानिंग का हिस्सा थी? क्या यूएसएड भारत में एनजीओज को पैसा देकर सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनवा रही थी? क्या यूएसएड की फंडिंग सिर्फ विपक्ष को की गई या सरकार को भी इसका फायदा मिला? We're given $21 million for voter turnout in India. USAID. Run by radical lunatics, and we're getting them out. This is a constitutional crisis. For both President Trump and, maybe more importantly, Elon Musk. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap. यूएसएड इन दिनों अमेरिका में भी हॉट टॉपिक है। सालों से ये एजेंसी अमेरिका की ताकत बढ़ाने का जरिया रही है, लेकिन अब एलन मस्क की डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो बताते हैं कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा था। यहां तक कि यूएसएडी का पैसा तालिबान तक जा रहा था। इसी वजह से अमेरिका के लोग यूएसएआईडी फंडिंग रोकने के मसले को सही मान रहे हैं। लेकिन भारत में इस खुलासे ने पूरा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि विदेशी फंडिंग का फायदा किसे हो। मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रियंक खड़गे ने बीजेपी को याद दिलाया कि स्मृति ईरानी यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो उन्हें जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट तक कह दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार को भी यूएसएड से फायदा मिला? क्योंकि कोविड के दौरान मोदी सरकार ने खुद अमेरिका से $500 मिलियन की यूएसएड मदद मांगी थी। 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएसएड एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर से मुलाकात की थी। 2024 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यूएसएड के साथ समझौता किया ताकि भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन सके। इन सब के बीच पूर्व केंद्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हुए उनमें यूएसएड का पैसा लगा था। तो क्या यह सब अमेरिका का कोई बड़ा प्लान था? क्या यह भारत की सरकार और जनता को कंट्रोल करने की कोशिश थी? आज का यह एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। यूएसएड की शुरुआत 1961 में हुई थी जब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध चल रहा था। उस समय इसका मकसद दुनिया भर में अमेरिका की नीतियों को आगे बढ़ाना और सोवियत कम्युनिज्म के प्रभाव को रोकना था। लेकिन सोवियत संघ के खत्म होने के बाद यूएसएड ने अपनी रणनीति बदल ली और इसे अब लोकतंत्र, मानवाधिकार और विकास कार्यों को समर्थन देने वाले संगठन के तौर पर पेश किया गया। लेकिन समस्या यह है कि कई बार इस तरह के संगठन लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगते हैं। यूएसएड ने दुनिया भर के सरकारों को अस्थिर करने, चुनाव को प्रभावित करने और विरोध प्रदर्शनों को फंडिंग देने का इतिहास रखा है। रशिया, चाइना और हंगरी जैसे कई देशों ने यूएसएड को अपने देश में बैन कर रखा है क्योंकि वो इसे अमेरिकी एजेंडा चलाने वाला संगठन मानते हैं। यूएसएड पिछले 6 दशकों से भारत में सक्रिय है और इस दौरान ये कई बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा है। पहला आईआईटी यानी कि आईआईटी कानपुर और 14 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज यूएसएड की फंडिंग से बने थे। परिवार नियोजन और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे प्रोग्राम्स यूएसएड की मदद से शुरू किए गए। यूएसएड ने पोलियो, टीवी और एचआईवी जैसी बीमारियों से लड़ने में भारत को मदद दी। मिशन नेट जीरो के तहत भारतीय रेल को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भी यूएसएड मदद कर रहा है। नीति आयोग और यूएसएड मिलकर भारत के हेल्थ केयर एक्सेस सुधारने पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब असली विवाद इस बात पर है कि क्या यह फंडिंग सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित थी या इसके जरिए किसी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा था? क्या यूएसएड भारत में राजनीतिक एजेंडा चला रहा था? कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो यह सवाल और मजबूत हो जाता है। 2016 में नोटबंदी से पहले यूएसएड ने मोदी सरकार के साथ मिलकर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट शुरू किया। अब बीजेपी सांसदों का दावा है कि भारत में कई विरोध प्रदर्शनों को यूएसएड के जरिए फंडिंग मिली। राहुल गांधी के करीबी कई एनजीओज को यूएसएड से मदद मिलने की खबरें सामने आई। आपके मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में यूएसएड की भागीदारी रही है। रिलायंस फाउंडेशन और यूएसएड ने मिलकर भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था। इसका मतलब यह हुआ कि यूएसएड सिर्फ सामाजिक और विकास कार्यों में ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करने में भी एक बड़ा रोल निभा रहा था। जब से डॉज ने यूएसएड की भारत में फंडिंग को लेकर खुलासा किया तब से यह सवाल खड़ा हो गया
कि क्या ये पैसा सिर्फ विपक्ष के पास गया या फिर सत्ता पक्ष भी इससे अछूता नहीं था। डॉज की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएड ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी कि 175 करोड़ रुपए दिए थे। इसका खुलासा खुद ट्रंप ने किया और इसके बाद अमेरिकी राजनीति में भी यूएसएड पर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने इस पैसे को विपक्ष के लिए विदेशी मदद बताया, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया और बीजेपी से उनके विदेश मंत्रालय और यूएसएड से जुड़े कनेक्शन पर जवाब मांगा। मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सनियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान 2012 में इलेक्शन कमीशन और यूएसएड से जुड़े IFES इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के बीच समझौता हुआ था। अब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2008 के बाद यूएसएड ने भारत में चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी फंडिंग में पैसा नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक $21 मिलियन की फंडिंग असल में बांग्लादेश के अमार वोट अमार यानी माई वोट इज माइन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। तो फिर ट्रंप ने भारत को लेकर यह दावा क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? अब जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस पर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि यूएसएड को भारत में काम करने की इजाजत गुड फेथ यानी अच्छे इरादों के साथ दी गई थी। USAID was allowed here in good faith to do good faith activities. Now suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. MEA ने यह भी कहा कि भारत की एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। अब यह मामला सिर्फ यूएसएड की फंडिंग का नहीं रहा, बल्कि इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया, कानून व्यवस्था और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करने के लिए किया गया? क्या विदेशी फंडिंग से भारत का लोकतंत्र प्रभावित हुआ? डॉज की रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत के चुनाव में यूएसएड का पैसा कहां गया और किससे मिला? क्या इस पैसे से किसी खास पार्टी को फायदा हुआ? यूएसएड का भारत में जो भी रोल रहा हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस पर एक ट्रांसपेरेंट जांच हो। अगर ये फंडिंग सिर्फ विकास और समाज सेवा के लिए थी तो इसमें छिपाने या झूठ फैलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन अगर यूएसएड के पैसे से भारत में विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक खेल या किसी भी तरह की अस्थिरता फैलाई जा रही थी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या विदेशी फंडिंग को लेकर सख्त नियम नहीं बनाए जाने चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अब इतना सक्षम नहीं हो गया है कि उसे किसी विदेशी एजेंसी से पैसे लेने की जरूरत ही ना पड़े? अगर भारत को सच्चे मायने में एक मजबूत और आत्मनिर्भर लोकतंत्र बनना है तो ऐसी विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह से पारदर्शिता और नियंत्रण जरूरी है। अब कुछ सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यूएसएड का पैसा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था? क्या सरकार को इस पूरे मामले की जेपीसी जांच करानी चाहिए? क्या यूएसएड जैसी विदेशी फंडिंग को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आई तो क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप देख रहे थे नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।